गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में बोहर्स एटॉमिक थियरी हमने देखी थी, बराबर। आज के लेक्चर में हम लोग उसी के अंदर बोहर ने जो फॉर्मूला डिराइव किए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो देखते हैं कि कंप्यूटिंग रेडियस velocity and energy of an electron in nth ऑर्बिट, मतलब nth ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी डिफाइन करना, बराबर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो बोहर ने दिया था, आपको याद रखना है कि रेडियस nth ऑर्बिट में है तो आर एन, रेडियस इट मीन्स आर, और nth ऑर्बिट के लिए n 0.529, n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, बराबर। जिसमें n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब 1 2 3 कोई भी ऑर्बिट, एंड z हो जाएगा एटॉमिक नंबर, बराबर। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, जो है Vn इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z बाय n मीटर पर सेकंड। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। n इज़ अ नंबर ऑफ ऑर्बिट एंड z इज़ एटॉमिक नंबर। ओके, तो बेसिकली अगर हमें फाइंड आउट करना है, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, फाइंड आउट द रेडियस of third orbit of Li plus 2 ion। चलो, अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li plus 2 ion, तो क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि आर एन इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। चलो, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे n क्या होगा, तो 3 होगा। लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर z क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा। एंड बेसिक यूनिट में कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, बराबर। चलो, अगर ये वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो R3 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर
दैट मीन्स 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻⁻10 एंड यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। बराबर, इसका जो भी आंसर आता है कैलकुलेट करके लिख लेना है। ओके, वो क्या हो जाएगा, इतना मीटर उसका रेडियस हो जाएगा। ओके, कौन से, थर्ड ऑर्बिट का। बराबर, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला के ऊपर से। एंड अब देखते हैं कि एनर्जी, ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है। बराबर, इसके ऊपर से एमसीक्यू कि En इज इक्वल टू -13.6 Z² डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बराबर, ये फाइंड आउट, एनर्जी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। दूसरा एक फॉर्मूला भी है जो यूनिट डिफरेंट है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² डिवाइडेड बाय n² एंड जूल। बराबर, ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली एनर्जी फाइंड आउट करने के दो फॉर्मूला हो जाएंगे डिफरेंट यूनिट के हिसाब से। तो आपको खुद कैलकुलेट करना है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन है, दोनों एनर्जी के फॉर्मूला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ पे जूल है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 जूल इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ओके, तो बेसिकली ये फॉर्मूला दिए थे बोहर ने। बराबर, बोहर का एटॉमिक मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक और बोहर ने थियरी दी थी जो थी लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, उसके ऊपर से। बट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर। limitations of Bohr's theory। So बेसिकली बोहर ने ये जो फॉर्मूला दिए, बराबर, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी फाइंड आउट करने के, तो बेसिकली ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसेस के लिए। दैट मीन्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट उसका लिमिटेशन यही हो जाता है कि बोहर्स एटॉमिक थियरी, बोहर्स एटॉमिक थियरी is only applicable for single electron species, for single electron species। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है उसी के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसके अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। चलो अगर हम हीलियम लेते हैं, सो हीलियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन,
बट अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं उसके अंदर से तो कौन सा चार्ज आएगा उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज आएगा, हीलियम +1, जिसके ऊपर हम लोग ये थियरी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 है बट Li+2 कर देते हैं तो उसके ऊपर मतलब जितने भी एलिमेंट कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उन सभी के लिए एप्लीकेबल है। बट उसके अलावा अगर हमें कार्बन के ऊपर एप्लीकेबल करना है तो ये थियरी वैलिड नहीं है। बराबर, बहुत ही सिंपल पॉइंट था कि बोहर्स एटॉमिक थियरी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बराबर। सेकंड पॉइंट है कि बोहर्स थियरी was unable to explain the splitting of spectral lines in presence of magnetic field and इलेक्ट्रिक फील्ड कि अगर हम लोग स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, बराबर, अगर हमने स्पेक्ट्रा लिया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसको ज़ीमन इफेक्ट बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्पेक्ट्रल लाइन टूट जाती है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से भी सेम होता है, जिसको स्टार्क इफेक्ट बोला गया है, जिस वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया, बराबर, उसी के नाम के ऊपर से इफेक्ट बोला गया। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेट रख के या तो फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, जो हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता था वो टूट जाता है। तो ये कैसे होता है वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, बराबर। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट बोहर की लिमिटेशन का कि इट could not explain the ability of atoms the ability of atoms to form molecules by chemical bond, तो ये चीज़ बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होके मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं। कि दो हाइड्रोजन एटम हैं, बराबर, वो दोनों एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बराबर। तो ये 3 लिमिटेशन हो गई बोहर की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में
हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, बोहर ने जो डिराइव किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।